हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही शानदार वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और हम बात कर रहे थे ब्रिटिश काल में शिक्षा। चलिए, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ब्रिटिश काल में शिक्षा। ठीक है, देखिएगा, सुनिए। हमने बात की कि किस प्रकार से प्रारंभिक जो समय है, एक तरीके से चूंकि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में से जैसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाती है, इस चीज़ को हम लोग मानते हैं। लेकिन उसके कई सालों तक यहाँ शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया। हालांकि कुछ प्रारंभिक जो संस्थान थे, उन संस्थानों की भी हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार से प्रारंभिक संस्थानों का उदय हुआ और किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे करके भारतीय शिक्षा के ऊपर जो है ध्यान दिया गया। एक तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। बात करें भारत में पहली बार एक तरीके से वैधानिक रूप से जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, वो किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। हम लोगों ने चर्चा की थी पिछली कक्षा में और मैंने आपको कहा कि आगे चल करके मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल के साथ में बताऊंगा। ये जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इस चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए या शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। तो एक तरीके से यदि हम बात करें, आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार का वास्तविक कार्य कब किया गया या कब से प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इस चार्टर अधिनियम में पहली बार एक तरीके से हम लोग चर्चा करें तो भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष सालाना का जो प्रावधान किया गया, वो पहली बार 1813 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। इसी चीज को ध्यान रखिएगा कि जब 1833 का जो चार्टर आया, कौन सा 1833 का जो चार्टर आया, इसी 1833 के चार्टर में वस्तुतः इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख से सीधे सीधे 10 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया था? 10 लाख कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक शिक्षा का जनक, आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम अठारह सौ 13 के चार्टर अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा हेतु एक लाख रुपए सालाना व्यय का
प्रावधान किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम में इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। एक विशेष बात मैं नोट लगा करके लिख रहा हूं कि 1813 के चार्टर द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी दिया गया। अब सुनिएगा कि 1813 में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का व्यय करने का प्रावधान किया गया। सालाना 1 लाख रुपए जो है भारतीयों की शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। इस प्रकार की चीजें की गई 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने इस चीज को लागू कर दिया। लेकिन अब यह सबसे बड़ा जो विवादित मुद्दा रहा, ये विवादित मुद्दा ये रहा कि भारत में जिस हम शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो 1 लाख रुपए जो व्यय कर रहे हैं और भारतीय लोगों को जो शिक्षित किया जाएगा, तो उस शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा, शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा। और इसी शिक्षा के माध्यम को लेकर के विवाद हुआ। 1823 ईस्वी में लोक शिक्षा या जन शिक्षा सामान्य समिति की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और इसके सदस्य जो थे, इन सदस्यों में बड़ा मतभेद था कि भारत में जो शिक्षा है वो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा ये समिति थी, ये समिति 2 धड़ों में एक तरीके से विभाजित थी, जिनमें से एक धड़ा ये चाहता था कि प्राच्य शिक्षा, क्या चीज, प्राच्य शिक्षा, जो प्राचीन भारत की ओरिएंटल एजुकेशन है, इसी ओरिएंटल एजुकेशन में भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरे लोग जो थे वो चाहते थे कि आंग्ल शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए। आंग्ल शिक्षा के माध्यम से जो है भारतीय लोगों को क्या किया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए। 1841 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति, या जिसे हम लोग जन शिक्षा समिति के नाम से जानते हैं, इसे समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद में साथ ही साथ काउंसिल ऑफ एजुकेशन का क्या किया गया, गठन किया गया था। क्या किया गया था, गठन किया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। ठीक है, क्या बोलते हैं, आंग्ल प्राच्य विवाद। चलिए बात करते हैं आंग्ल प्राच्य जो है विवाद की। प्राच्य आंग्ल विवाद।
प्राच्य आंग्ल विवाद। क्या है वस्तुतः ये? तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षा के माध्यम को लेकर के, भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर के, भारत में शिक्षा के माध्यम, शिक्षा के माध्यम को लेकर, माध्यम को लेकर उत्पन्न विवाद। ठीक है, आ गई बात समझ? ध्यान दीजिएगा क्या है विशेष रूप में। तो यहां आपको बात करनी है लोक शिक्षा या जन शिक्षा सामान्य समिति। लोक शिक्षा, लोक शिक्षा या इसी के लिए शब्द बोलते हैं जन शिक्षा, जन शिक्षा, लोक शिक्षा या जन शिक्षा। आगे बात समझ में, लोक शिक्षा या जन शिक्षा सामान्य समिति, सामान्य समिति। ठीक है, बात करें इसकी गठन की, तो गठन कब किया गया? ध्यान दीजिएगा, गठन 1823 में। इस समिति के सदस्यों में, इस समिति के सदस्यों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हुआ। शिक्षा के माध्यम को लेकर गुटों का निर्माण हुआ। दो गुट बन गए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। प्रथम गुट, क्या था प्रथम गुट? प्राच्य शिक्षा, प्राच्य शिक्षा का समर्थक था, जिसमें प्रिंसेप और एच विल्सन, प्रिंसेप व एच विल्सन शामिल थे। ठीक है, दूसरा गुट और ये जो दूसरा गुट जो था ये आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। क्या था? आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। आंग्ल शिक्षा का समर्थक, आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। ठीक है, बात करें आंग्ल शिक्षा के समर्थकों की। आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन कौन? आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन कौन है?
तो पहला व्यक्ति तो वही जो आधुनिक शिक्षा का जनक कहलाता है, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट जो था वो ये चाहता था कि आंग्ल शिक्षा, क्या चीज, आंग्ल शिक्षा, भारत में आंग्ल शिक्षा होनी चाहिए। विल्बरफोर्स, कौन, विल्बरफोर्स और ट्रेवलियन, इसके अलावा विल्बरफोर्स, विल्बरफोर्स और ट्रेवलियन, और कौन था, ट्रेवलियन। ध्यान रखना, देखो प्रमुख लोगों का मैं नाम लिख रहा हूं। दो धड़ों में विभाजित हुआ। प्रथम गुट चाहता था कि प्राच्य शिक्षा का समर्थन हो, क्या हो, प्राच्य शिक्षा का समर्थन हो। प्राच्य शिक्षा बोले तो क्या बेटा, भाई भारत में जो है संस्कृत और अरबी, ठीक है ना, ध्यान रखना कि संस्कृत व अरबी को प्रोत्साहन, संस्कृत व अरबी, ठीक है, अरबी को प्रोत्साहन देना चाहते थे। ठीक है, आगे बात समझ में, ये प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। क्या थे, प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करें तो और भी लोगों के नाम मिलते हैं, जैसे एस.टी. कोलब्रुक, एस.टी. कोलब्रुक भी व्यक्ति का नाम मिलता है। विलियम कैरी, क्या चीज, लिख लेना साइड में, एस.टी. कोलब्रुक और विलियम कैरी, ये भी जो है वस्तुतः प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। और प्राच्य शिक्षा में जो है लोग चाहते थे कि संस्कृत और अरबी जो प्राचीन काल से चली आ रही है उसी में जो है भारतीय लोगों को क्या किया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए। आगे बात समझ क्लियर है। और वहीं दूसरा जो गुट है वो आंग्ल शिक्षा का समर्थक है। किसका है, आंग्ल शिक्षा का समर्थक है। और आंग्ल शिक्षा के समर्थकों में यदि हम लोग बात करें तो तीन लोग प्रमुख है, चार्ल्स ग्रांट है, विल्बरफोर्स है और ट्रेवलियन, ठीक है ना। ये लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जब आंग्ल जो है भाषा होनी चाहिए। वहीं ध्यान रखना कि मद्रास के जो गवर्नर थे टॉमस मुनरो, और बंबई के गवर्नर थे जिनका नाम था एल्फिंस्टन, इन दोनों के नेतृत्व में एक और अन्य गुट था जो कि आंग्लवादी गुट, ठीक है, आंग्लवादी गुट पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय भाषा में देने की वकालत कर रहा था। और वस्तुतः ये गुट जो था ये मुंबई में ही क्या रहा, जो है एक तरीके से सक्रिय रहा था। आगे बात समझ में क्लियर है। आंग्ल शिक्षा का समर्थक हम लोगों ने तीन लोगों की बात की, चार्ल्स ग्रांट की बात करी, विल्बरफोर्स की बात करी और साथ ही साथ ट्रेवलियन की बात करी। आंग्लवादी जो ये गुट थे ये अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम, ठीक है, आगे बात समझो, किसको, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम के रूप में जो है अपनाना चाहते थे। ध्यान रखिएगा कि यह लोग अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। ठीक है, आगे बात समझिए भाई, ये वाले जो लोग हैं ये सीधे सीधे चाहते थे कि केवल और केवल जो है अंग्रेजी ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस विवाद से निपटने के लिए तात्कालिक जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इस लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने काउंसिल के विधि सदस्य हुआ करते थे जिनका नाम था विधि सदस्य, काउंसिल के प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले। कौन है, लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया 1833 में। आगे बात समझिए, ध्यान रखना कि लॉर्ड मैकाले को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है लोक शिक्षा समिति का 1833 में क्या बना दिया था, अध्यक्ष नियुक्त किया। और इस जो है भाषा के विवाद के ऊपर जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बात कही। ध्यान रखिएगा कि इस विवाद को सुलझाने हेतु गवर्नर जनरल, में जीजी लिख रहा हूं इन शॉर्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में विधि सदस्य 1833 ईस्वी में विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले को विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले को लॉर्ड मेकाले को लोक शिक्षा समिति लोक शिक्षा समिति शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया अध्यक्ष नियुक्त किया अध्यक्ष नियुक्त किया तथा भाषा के विवाद पर तथा भाषा के विवाद पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया आदेश जारी किया आगे बात समझ में। तो मेकाले साहब को कहा कि भाषा का जो ये विवाद हो रहा है इस विवाद के ऊपर आप अपनी जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मेकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना एक संस्मरण पत्र प्रस्तुत किया और मेकाले के अनुसार एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी तथा भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। उसने ये बात कही। उसने पूर्वी जान को यूरोपीय जान से घटिया बताया क्योंकि मेकाले स्वयं चाहता था कि अंग्रेजी शिक्षा का भारत में एक ऐसा वर्ग हो जो रंग तथा रक्त से भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार और नैतिकता और बुद्धि से क्या हो, वो केवल और केवल क्या होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए। इसलिए लॉर्ड मेकाले ने क्या चीज बेटा, लॉर्ड मेकाले ने एक तरीके से हम लोग बात करें तो अंग्रेजी भाषा को क्या चीज, अंग्रेजी भाषा या आंग्ल जो समर्थक थे उन्हीं लोगों का एक तरीके से क्या किया, समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को इस संस्मरण पत्र को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया और इसी के आधार पर अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार मान लिया। ध्यान रखना कि 1835 में राजभाषा के रूप में फारसी का स्थान किसने ले लिया था, अंग्रेजी ने ले लिया था। मेकाले ने एक बात कही, मेकाले ने कहा कि बेंटिंक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी और ये शब्द कलकत्ता में बेंटिंक की जो प्रतिमा लगाई गई है इस जो है प्रतिमा के ऊपर भी क्या है, उत्कीर्ण किए गए हैं कि बेंटिंक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की क्या भर दी, भावना भर दी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मेकाले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अंग्रेजी भाषा को ही
अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की। शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की। बेंटिंक ने मैकाले द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सात मार्च 1835 को सात मार्च 1835 को भारत में प्रशासनिक व उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को स्वीकार कर दिया, स्वीकृत कर दिया। स्वीकृत कर दिया था। इस प्रकार फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैकाले की अनुशंसा पर ये बहुत हजारों बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का आधार बनाया गया या फिर माध्यम बनाया गया। तो ध्यान रखना मैकाले की अनुशंसा पर। किसके समय? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये आपका टॉपिक हो गया है एक तरीके से क्लियर। आगे बात समझ में क्लियर है। एक आप लोगों ने सुना होगा अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी शिक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा में अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो वस्तुतः यह सिद्धांत दिया गया लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। क्या था इस सिद्धांत में? तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर जो है शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। ऑकलैंड से पहले मैकाले ने भी जो है इनफिल्ट्रेशन का ये सिद्धांत दिया था। इनफिल्ट्रेशन का सिद्धांत मैकाले ने भी इसकी बात कही थी। लेकिन ध्यान देना कि वस्तुतः
इसको प्रभावी करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? लॉर्ड ऑकलैंड को। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। आगे बात समझ में क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा? तो ध्यान रखना कि लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। ठीक है, क्या था इसमें? कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाना चाहिए। आगे बात समझ, क्या था कि सबसे पहले यदि आप उच्च वर्ग को शिक्षित कर दोगे तो उसी के माध्यम से ये जब वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो ये इसी के माध्यम से जो है छन छन करके जो है शिक्षा जन साधारण के तक पहुंच जाएगी। इसी के माध्यम से शिक्षा जो है जन साधारण तक पहुंच जाएगी। ये बात किसने कही थी? ऑकलैंड ने। और इसी को हम लोग बोलते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत या इनफिल्ट्रेशन का थ्योरी, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा का जन जन तक प्रसार, जन जन तक प्रसार होगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, ध्यान देना कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत मतलब आधुनिक उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स टॉमसन। इस जेम्स टॉमसन ने 1843 से लेकर के 1853 के दौरान देसी भाषा के द्वारा, किसके द्वारा? देसी भाषा के द्वारा ग्राम शिक्षा की स्वीकृत जो है विस्तृत एक इसने क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। इसके अंतर्गत छोटे छोटे अंग्रेजी जो स्कूल थे, इन अंग्रेजी स्कूलों को बंद कर दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा केवल और केवल क्या कर दिया गया? कॉलेजों तक ही सीमित कर दिया गया था। टॉमसन की अनुशंसा पर उत्तरी पश्चिमी प्रांत मतलब आधुनिक उत्तर प्रदेश। आगे बात समझे? और साथ ही साथ गांव में जैसे गणित की हो गई शिक्षा, गणित की शिक्षा हो गई, कृषि विज्ञान की शिक्षा हो गई, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट थे, इन सब्जेक्टों को स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने का क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। आगे बात समझिए, जेम्स टॉमसन। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? चलिए खैर आगे बात करते हैं। तो 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि सभी लोक सेवाएं एक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित करवाई जाएगी और जिसे खुली प्रतियोगिता के आधार पर जो है जितनी भी वीकेंड पोस्ट या स्थान जो खाली है उनको भरा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? ये अनुशंसा किसने की थी?
लॉर्ड डलहौजी ने, कब? 1853 पर, ठीक है। लेकिन इसने एक बात की कि यहां पर भी आपको जो वरीयता होगी वही ये वरीयता भी अंग्रेजी शिक्षा को दी जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस प्रकार से 1853 में लॉर्ड डलहौजी के लिए, लॉर्ड डलहौजी के समय है जो है नागरिक सेवाएं जो थी, क्या चीज? नागरिक सेवाएं भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। लेकिन आधार क्या बनाया गया कि अंग्रेजी शिक्षा, आगे बात समझ में, अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी जान वाले व्यक्ति को इसमें क्या दी जाएगी? जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने, 1853 में ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय नागरिक सेवा, क्या चीज? नागरिक सेवा के जो द्वार है वो किसके लिए? भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए। नागरिक सेवा, नागरिक सेवाओं में, नागरिक सेवा में भारतीयों के भी, में भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। लेकिन अंग्रेजी जान को वरीयता दी गई। अंग्रेजी जान के वरीयता के आधार पर, वरीयता के आधार पर यह चीज की गई थी। आधार पर ये बात की गई, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है? चलिएगा साहब, चलिए बात करते हैं हम लोग 1854 का लॉर्ड डलहौजी के समय जो चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम आया उसकी बात करते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम, पहली बात ध्यान रखना, इससे प्रश्न आपका बनता ही बनता है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। क्या? पहला आपका प्रश्न ये बन जाता है कि चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम किसके समय लागू किया गया? तो ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी के समय। यदि बात करें लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की, तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आप लोगों को देखने को मिलता है 1848 से लेकर के 1856 तक। आगे बात समझ में क्लियर है? वस्तुतः ये वुड डिस्पेज अधिनियम 1853 का जो मैंने आपको बताया था कि चार्टर अधिनियम के तहत जो है वुड डिस्पेज का क्या किया गया? गठन किया गया। और इस वुड डिस्पेज में कुल 100 अनुच्छेद हुआ करते थे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर चार्ल्स वुड। उस समय की हम यदि बात करें तो अर्ल ऑफ एडरबीन की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। आगे बात समझ, इसकी अध्यक्षता में, मतलब चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई और जिसमें अखिल स्तर तक की शिक्षा का जो है नियामक पद्धति का क्या किया गया? गठन किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों का बच्चों ये बनता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना कि चार्ल्स वुड डिस्पेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बात करें चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहली चीज कि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र,
मैग्ना कार्टा मतलब क्या है? अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कब पारित हुआ? तो ध्यान दीजिएगा कि 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1854 में इसे प्रस्तुत किया गया। ठीक है। इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के जीजी कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में इसे प्रस्तुत किया गया। ठीक है। आगे बात समझे? क्लियर है? ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें कुल जो है 100 अनुच्छेद थे। इसमें कुल 100 अनुच्छेद थे। कुल कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेद थे। जिसके तहत अखिल भारतीय स्तर तक की या अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा पद्धति का गठन किया गया। ठीक है। क्लियर? चलिएगा। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं क्या चीज। चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम कब पारित हुआ? 1854 में। कौन से अधिनियम के तहत? तो ध्यान रखना 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में इसे प्रस्तुत किया गया था। कुल 100 अनुच्छेद थे और जिसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा पद्धति का क्या किया गया? गठन किया गया। क्या क्या प्रावधान थे इस चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम के? तो ध्यान रखना, इसमें पहला बिंदु क्या था कि उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। देसी भाषाओं को भी जो है क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें और प्रावधान क्या किया गया कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का क्या करेगी? प्रसार करेगी। गांवों में देसी भाषा में प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए तथा उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर या वर्नेक्यूलर
हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। आगे बात समझ में। साथ ही साथ इसमें प्रावधान किया गया कि शिक्षा में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान, मतलब अनुदान बोले तो क्या, डोनेशन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? डोनेशन किया जाना चाहिए। कंपनी के 5 प्रांत, कंपनी के 5 प्रांत कौन कौन से? बंबई, बंगाल, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत बोले तो वर्तमान यूपी और पंजाब में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग क्या किए जाएंगे? स्थापित किए जाएंगे। और 1855 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखना कि इन पांचों प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। लंदन का जो विश्वविद्यालय था, इस लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, उसी के तर्ज पर जो है बंबई मद्रास और कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालयों की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। 1857 ईस्वी में ये तीनों के तीनों कौन कौन से? बंबई, मद्रास और कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालय क्या कर दिए गए? स्थापित कर दिए गए। दोस्तों ध्यान रखना कि जिसमें सबसे पहला जो स्थापित किया गया विश्वविद्यालय वो स्थापित हुआ था कलकत्ता में। कब? 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित हुआ और 18 जुलाई 1857 को बंबई और 5 सितंबर 1857 को जो है मद्रास में भी विश्वविद्यालय के लिए एक्ट क्या हो गया? पारित हो गया। और क्या क्या प्रावधान किए गए? तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को क्या दिया जाना चाहिए? बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हो गई थी। ये प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बात समझ। तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। महिला शिक्षा को भी क्या दे? बढ़ावा दे। अध्यापक जो है वो अध्यापक प्रशिक्षण जो है संस्थाओं की स्थापना की जाए ताकि अध्यापकों को भी क्या दिया जा सके? प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि वो अच्छे से जो है क्या कर दें? वो जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, इस अधिनियम में निम्न प्रावधान किए गए। जैसे नंबर एक उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। परंतु स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। नंबर दो सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला दर्शन विज्ञान वे साहित्य का प्रसार करे।
गांव में देसी भाषा में देसी भाषा में प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए। तथा उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेक्यूलर हाई स्कूल और कॉलेज व कॉलेज खोले जाए। शिक्षा में अनुदान दिया जाए, ठीक है, ताकि इससे क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। क्या मिले? प्रोत्साहन मिले। नंबर 5 बिंदु, 5 पे 5 याद रखना, 5 पे 5 कंपनी के, मैंने अभी आपको कहा 5 में आपको 5 याद रखना। कंपनी के 5 प्रांत, कंपनी के 5 प्रांत, कंपनी के 5 प्रांत, 5 प्रांत। कौन कौन से 5 प्रांत भैया? तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है बंगाल, बंबई, मद्रास, ठीक है, बंगाल, बंबई, मद्रास, ये 3 हो गए याद। चौथा इसके साथ में याद रखना क्या? पंजाब। क्या याद रखेंगे? पंजाब। और पंजाब के साथ एक याद रखना, पंजाब थोड़ा सा कहाँ है, अपने उत्तर पश्चिम सीमा है ना, तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। देखो ध्यान रखना, बंगाल, बंबई, मद्रास, इनके साथ में याद रखना पंजाब। पंजाब के साथ मैंने आपको कहा क्या चीज बेटा, कि पंजाब आपका कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है ना, तो इसलिए याद रखना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है। आगे बात समझिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की क्या की जानी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए। सीमा प्रांत में एक एक निदेशक के अधीन क्या चीज, लोक शिक्षा विभाग। क्या चीज, लोक शिक्षा विभाग। लोक शिक्षा विभाग
लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए जाए, विभाग स्थापित किए जाए। लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए जाए। अगली बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में यहाँ इन समस्त क्षेत्रों में लोक शिक्षा विभाग की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। ध्यान रखिएगा कि 1855 ईस्वी में, 55 ईस्वी में इन समस्त प्रांतों में, इन समस्त प्रांतों में, समस्त प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बात समझ में। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई 1855 में। अगली बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर में छक्का लगाना है। छक्का कहाँ लगाओगे? लंदन, है ना, लंदन। छक्का कहाँ लगाओगे? लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। ध्यान रखना 3 क्षेत्र, 3 क्षेत्र कौन कौन से? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, बंबई व मद्रास, व मद्रास में, कलकत्ता, बंबई व मद्रास में कितने? 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। 3 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, स्थापित किए जाएं। ये प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना कि 1857 में ये विश्वविद्यालय खोल दिए गए। सबसे पहले 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित हुआ था। ध्यान रखना कि 1857 में, 1857 ईस्वी में इन तीनों विश्वविद्यालयों की, इन तीनों विश्वविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, स्थापना की गई। सर्वप्रथम 24 जनवरी 1857 को, 24 जनवरी 1857, 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विश्वविद्यालय, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ, एक्ट पारित हुआ। नंबर 2, ध्यान रखना बेटा, 18 जुलाई, 18 जुलाई कितना? 18 जुलाई, 18/7/1857। देखो, सबसे पहले कलकत्ता, उसके बाद में बंबई, उसके बाद मद्रास। मद्रास में क्या ध्यान रखोगे? 5 सितंबर। 18 जुलाई 1857 को बंबई विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय एक्ट पारित, विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया, एक्ट पारित। वही नंबर 3 पे ध्यान रखना, 5 सितंबर, कितना?
5 सितंबर 1857, 5 सितंबर 1857। क्या बचा? मद्रास। क्या चीज है? मद्रास विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ। विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ। एक्ट पारित हुआ। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये इस प्रकार से 3 विश्वविद्यालयों की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले रुड़की आएगा, ध्यान रखना, 1847 में हो गई है टॉमसन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना कलकत्ता, फिर बंबई और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका? मद्रास आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है प्रश्न। इस प्रश्न का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। रुड़की से शुरू करना, रुड़की के बाद में कलकत्ता, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय, ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद में कलकत्ता आएगा, कलकत्ता के बाद बंबई आएगा और बंबई के बाद में क्या आएगा बेटा? ध्यान रखना सबसे लास्ट में मद्रास आएगा। क्या आएगा? मद्रास आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट में बिंदु नंबर 7 लिख रहा हूं इसका, कि 7 नंबर बिंदु क्या था? 7 नंबर बिंदु ये था कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। व्यावसायिक 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 व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। बढ़ावा दिया जाए। आगे बात समझ में? व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को क्या दिया जाना चाहिए? बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नंबर 8 पॉइंट लिख रहा हूं। नंबर 8, महिला शिक्षा। क्या चीज है? महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बढ़ावा, ठीक है। और नंबर 9 जो इसका बिंदु है लास्ट, ध्यान रखिएगा, क्या चीज? कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। स्थापना की जाए, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये हमने बात कर ली चार्ल्स वुड डिस्पेज अधिनियम की। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो मैंने डिटेल में पढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि भाई फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो थोड़ा अच्छा प्रश्न आता है आपका यहाँ से। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि वुड डिस्पेज अधिनियम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, कौन सी शामिल नहीं थी। विश्वविद्यालयों का क्रम ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ कब पारित किया गया, किस अधिनियम के तहत पारित किया गया, किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया, इसमें गवर्नर जनरल कौन थे, इसे क्या कहा जाता है। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। यदि देखो यहाँ शिक्षा से प्रश्न आएगा तो यहाँ से आपका 101% प्रश्न आता है, या तो चार्ल्स वुड डिस्पेज से आता है, या फिर हंटर शिक्षा आयोग जो कि 1882-1883 में पारित हुआ, उससे भी आपके प्रश्न बनते हैं, जिसके बारे में उसके बारे में जो चर्चा हम करेंगे वो हमारी अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोग बहुत जल्द से जल्द सफल हों, आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है ईश्वर के सामने। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।